प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजिटल लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9-10 के वर्ण परिचय प्रकरण के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका हमने पहला भाग पहली वाली जो वीडियो थी उसमें समझ लिया था। जो शेष भाग जो रह गया है उसको अब हम समझ लेते हैं। देखिए, अंतःस्थ या र ल व वर्णों के उच्चारण स्थान क्या बताया उन्होंने? अंतःस्थ या र ल व ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं मतलब ये क्या है? स्वर की सहायता से बनते हैं। जब आप संधि सीखेंगे उनमें आपको इनका मिलेगा। जैसे मैं फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ करके। जैसे आपको ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक। ठीक है, अब इसका मैंने करा प्र और ये आधा ता हो गया। ठीक है, अब जो या अक्षर है वो हमारा ई और कोई असमान स्वर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ई और कोई असमान स्वर से। तो ये या जो टूटेगा वो छोटी ई और, ठीक है, तो ई और ए से मिलकर बना हुआ है हमारा। चलिए, तो आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है इसको। ये क्लियर हुआ इतना बेटा आपका? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा है ऊष्ण। श, सा, स, ह वर्णों को ऊष्ण कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम सामान्यतः मां व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। ठीक है, विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह के सादृश किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। ठीक है, देखिए जो अनुस्वार वर्ण है हमारा, जो माँ है वो क्या है? पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है, सर्वथा स्वर के बाद ही। देखिए, जो अनुस्वार होते हैं वो भी स्वर के बाद होते हैं और विसर्ग होते हैं वो भी स्वर के बाद ही प्रयोग होते हैं। यतः रामः देवः गुरु। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त मतलब जो दो व्यंजनों के संयोग से बने हों। संयुक्त मतलब जोड़ देना। तो दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में का, सा, षटकोण वाले शब्द से क्या मिला है? हमारा छा बना हुआ है। ठीक है, इसमें आ भी जोड़ना था। ठीक है, क्योंकि व्यंजन वर्ण तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें हमारा क्या नहीं लगा हुआ हो? आ नहीं लगा हो। ठीक है, या कहें कोई स्वर वर्ण ना जुड़ा हो। ऐसे ही त्रात्रसूल, तो र प्लस आ तो बना हमारा त्रा। जा ओ प्लस वहाँ प्लस आंसू क्या बना? ज्ञानी। ठीक है, अब उच्चारण स्थान पढ़ना है। उच्चारण स्थान क्या होते हैं हमारे? एक मिनट, चलिए पॉइंट ले लिया अपन ने। उच्चारण स्थान मतलब जितने भी जो हमारी वर्णमाला में वर्ण है, देखिए संस्कृत वर्णमाला के अनुसार देखिए 5 आपके मूल स्वर हैं और 8 हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। 13 स्वर वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। तो टोटल अगर बात करें पाणिनि वर्णमाला में 45 वर्णों के ही उन्होंने महत्व दिया है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ, नासिका के उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, कुछ वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण तालु से बोले जाते हैं। तालु अर्थात जब जीभ हमारी जो हमारी जिह्वा है उसके जो नीचे वाला भाग जो नर्म है उसे तालु बोला जाता है।
और मूर्धा जो जीभ का ऊपर वाला कहीं कठोर भाग है, जब जीभ ऊपर वाले हिस्से से टकराती है उसको मूर्धा कहा जाता है। दंत, जब हमारी जो जीवा है वो हमारे दांत से टकराएगी, ठीक है, तो वो हमारे दंत कहलाएंगे। और औष्ठ, वे वर्ण जिनको बोलते वक्त हमारे दोनों ओठ आपस में मिलेंगे उन्हें औष्ठ कहा जाएगा। और वे वर्ण जिनको हम नाक से बोलेंगे, मतलब हमारे सभी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के सभी अंतिम या कहें पंचम वर्ण नासिका से ही बोले जाते हैं, जैसे अंग, मा, न, नाक से बोले जा रहे हैं। चलिए, वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली नी ही श्वास वायु इन स्थानों को स्पर्श करती है, ठीक है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। इन वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। चलिए, ये स्थान दिया है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह और संज्ञा। देखिए स्थान तो ये दिए गए हैं, स्थान पर मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें जो आ गए पहले स्थान पढ़े थे, ये पांचों की मैंने बात कर ली आपसे। अब ये रह गए हैं कंठ तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और जिह्वा मूल। कंठ तालु मतलब वे वर्ण जो कंठ और तालु दोनों से की सहायता से बोले जाएंगे, ठीक है। जैसे ए और आई, देखिए एक तो ये क्या है हमारे ए आई और ओ औ अलग अलग है थोड़ी, तो ए और जो ऐ हैं ये हमारे कंठ और तालु से इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं। आ और ई मिलके हमारी ए बनती है। तो आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ई कहाँ से बोली जाती है? तालु से। इसलिए इनका नाम पड़ जाता है कंठ तालु। ऐसे कंठ औष्ठ और औ, मतलब ये किससे मिलने होते हैं? आ और ऊ से। तो आ किससे बोला जाता है? कंठ से। ऊ कहाँ से बोला जाता है? औष्ठ से। इसलिए उनका नाम पड़ जाता है कंठ तालु। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से हमारा क्या बोला जाता है? वाह बोला जाता है ना, वाह वन वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा जो वाह रहता है, तो ये किससे बोला जाता है हमारा? वाह दंतोष्ठ से। और जिह्वा मूल जैसे ये का और खा, इन्हें जिह्वा मूल ही बोला गया है। अब हम स्वर की बात करें तो स्वर आपने देख लिए हैं, ठीक है। स्पर्श, ये हमारे स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 11 अलावा है। और ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? हा, श, शा, श, ठीक है। और अयोगवाह, अयोगवाह ये हमारा पा, फा, और इनको हम उपद्यमानीय भी बोला जाते हैं। अयोगवाह वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जैसे जो हमारे अम और आहा, ये भी हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और आगे आ लगा दे मतलब उसका उल्टा बन गया, मतलब नहीं जोड़ना। तो मतलब जो स्वर मतलब कहें हमारे जो अम और आहा जो वर्ण होते हैं ये हमारे ना स्वर में काउंट होते हैं ना व्यंजन में। अर्थात जब हम बोलते वक्त तो हमारे ये किस में गिने जाते हैं? किस में काउंट होते हैं बताइए। तो इनकी गिनती क्या दोनों में नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको अयोग और वाह, वाह क्यों? क्योंकि ये अर्थ भी वहन करते हैं, अर्थ भी देते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया अयोग वाह। ऐसे ये पा, फा, का, खा, ठीक है। संज्ञा इनके नाम दे दिए, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, औष्ठ, नासिक्य, कंठ तालव्य, कंठ औष्ठ, दंत औष्ठ और जिह्वा मूल्य, ठीक है। अब आती है बात प्रयत्न की। देखिए और क्या बताया इन्होंने? नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। तो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो हमारे का से लेके पावर तक के अंतिम या कहें पंचम वर्ण जो है वो हमारा नासिका से बोला जाता है या नासिका से ही उसका उच्चारण किया जाता है। फेफड़े से निकली निःश्वास वायु मुख, नासिका, कंठ आदि स्थानों को स्पर्श करते हुए मनुष्य द्वारा अविष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। मतलब जो आप उच्चारण कर रहे हो उसके लिए जो प्रयास करना पड़ रहा है
उसको यत्न कहा गया है। और यत्न को यहाँ क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न के दो वेद होते हैं, एक होता है आभ्यंतर और एक दूसरा होता है वाह। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 वेद होते हैं। मतलब इन वर्णों के उच्चारण स्थान या उच्चारण के समय मनुष्य के मुख में जो अंदर चेष्टा परक या तरह तरह की क्रियाएं करना पड़ती, मुख के अंदर उनको आभ्यंतर, मुख के बाहर उसको वाह। वाह प्रयत्न, जो अंदर प्रयत्न कर रहा है या अंदर प्रयास करना पड़ रहा है मुख के, वो आभ्यंतर। जो मुख के बाहर प्रयास करना पड़ रहा है उनको वाह बोला जाएगा। ये 5 प्रकार के या इसके 5 वेद होते हैं। पहला कौन सा है हमारा? पहला है हमारा, क्या है हमारा पहला? पहला हमारा है स्पष्ट। मतलब वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। का से माँ तक के सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? का से लेके माँ तक। ये तो हो गया। मतलब काबर से लेके पावर तक जो 25 वर्ण वो हमारे सभी क्या हैं? ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब विसर्ग का भेद उपदमानीय, मतलब जब विसर्ग के बाद पा फा वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बता दिया, देख कितनी बढ़िया बताया है आपको कि विसर्ग का भेद उपदमानीय, जब विसर्ग के बाद क्या क्या आए आपका? पा या फा आए। ठीक है, तब हम अर्ध विसर्ग का उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए पुनः पुनः, तपः फलम। ठीक है, और विसर्ग का भेद जिह्वा मूली, जब विसर्ग के बाद का खा वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल दुखम। ठीक है, चलिए अब ईसद स्पष्ट, जिनको उच्चारण के समय जिह्वा कम स्पर्श करे। वर्णों को उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है या हमारी जीभ है जो वो कम स्पर्श करे। ठीक है, इस प्रयत्न को ईसद, ईसद मतलब थोड़ा, जैसे यार अलावा ये सभी हमारे कौन से हैं? ईसद स्पष्ट से उच्चारित होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा विवृत, मतलब वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। मतलब जब मुख खुला रहता है, जैसे आ ई उ, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ, देखिए पूरा मुंह पूरा भी नहीं खुला हुआ लेकिन थोड़ा खुला है। ठीक है, अब मतलब मुख द्वार के सब इसमें पूरा खुला रहता है। ठीक है, अब ईसद विवृत मतलब जिस वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईसद विवृत कहते हैं। जैसे श, षटकोण वाला श, शा, श, रहा, ये ईसद विवृत से उच्चारित होते हैं। मतलब इनमें कम मुंह खुला रहता है। समृद्ध वर्ण के उच्चारण काल में फेफड़ों से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे समृद्ध कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आ के उच्चारण में होता है। बाहा प्रयत्न क्या होते हैं? ये 5 प्रयत्न हो गए आपके, तक क्लियर है? इसमें क्या होता है हमारा? जब हमारा निश्वास का मार्ग बंद रहता है तब इसे समृद्ध कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आ। ठीक है, ये यहाँ से जो फेफड़े निकलने वाली हवा का जो कहे निश्वास का जो मार्ग बंद रहता है, आ बंद है ना, बंद है, हाँ, तो इसको क्या बोला जाता है? समृद्ध बोला जाता है। समृद्ध मतलब मार्ग बंद हो जाता है। बाहा प्रयत्न वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाहा प्रयत्न कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फेफड़े से कंठ तक। और मुख के बाहर होने की अपेक्षा इसे बाहा
कहा जाता है। इसके 11 वेद हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तथा सुरत। और बाह्य प्रश्नों के आधार पर वर्णों के का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। देखिए, चलिए, विवार, श्वास और अघोष, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार। मतलब हमारा जो 11वां से लेकर जो 13वां प्रत्याहार, ये सूत्र इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसके मध्य में जो आने वाले वर्ण अर्थात कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण एवं कौन कौन से हमारे ऊष्म, कौन कौन से हा को छोड़ करके श, षट और श, और ये हमारे किस में कहलाएंगे, किसके अंदर आएंगे? अघोष, विवार और श्वास। अब संवार और नाद और घोष के अंदर कौन कौन से आएंगे? देखिए, अघोष, जिनके बोलते समय किसी प्रकार का घोष उत्पन्न ना हो। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, जैसे मैंने बोला का, ख, इनमें घोष नहीं आ रहा है, घोष उत्पन्न नहीं हो रहा। देखिए अब मैं तीसरे चौथे पढ़ घ, ग, इनमें घोष उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे? संवार, नाद और घोष के अंतर्गत। हस्त प्रत्याहार के वर्ग वर्ण, प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से? तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। देखिए इनमें घोष उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो भी हमारे इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और संक्षिप्त में बता दिया उन्होंने, संवारा, नादा, घोषाश्चा। ठीक है, इसको संक्षिप्त में उन्होंने कह दिया है। चलिए अगला क्या? अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम जोर लगाना पड़ रहा है उन्हें अल्प प्राण, जिनको बोलने में ज़्यादा प्राण मतलब ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है वो महाप्राण। तो वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कौन कौन से? वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण ये, और कौन से? अंतस्थ, ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और उसमें ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। उदात, अनुदात, कौन कौन से? उदात, अनुदात तथा स्वरित। स्वरित, ये सभी स्वर वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे हमारे? ये सभी वर्ण हमारे उदात, अनुदात तथा स्वरित के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो है अभ्यास कार्य। ठीक है, तो अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। जैसे एक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, जस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ये इसमें आपको लिखना है। एच, एच, ये इस प्रत्याहार में ये मतलब कौन कौन से सूत्र को मिलाकर बनाया गया है। आपको तरीका मैंने बता दिया था आगे। ठीक है, फिर भी मैं एक और बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। बताइए कौन सा बता दें हम? चलिए पहला वाला ही बता देते हैं। पहला वाला क्या है हमारा? पहला वाला क्या है हमारा? एक। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे हमारा इसमें, एक मिनट पेन ले लें। चलिए पहले लिया तो मतलब ई, ठीक है, ई आ जाएगा। और कहाँ तक लिया उन्होंने? कहाँ तक लिया है? ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। ठीक है, अब पहला सूत्र यही है ना हमारा, आ ई ऊ न। तो इसमें आ न लिया नहीं है, यहाँ से कहाँ से लिया? एक से लिया है। तो ई आएगा, ऊ आएगा, अण नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा हल वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, इसको हम नहीं लेते हैं। ये हमने सूत्र में पढ़ लिया है। अब क्या क्या रह गया हमारा? री और लुरु। ठीक है, और का को फिर छोड़ दो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 आपके बढ़ाएंगे एक प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से आप लिख लोगे। चलिए बनेंगे आपसे, चिंता मत करो। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा, एक मिनट इसको साफ करा जाए। अगला हमारा क्या है? इनका क्या लिखना है आपको? उच्चारण स्थान लिखना है। जैसे कावर का उच्चारण स्थान क्या होगा? कावर का उच्चारण स्थान क्या होगा?
चूंकि इनमें क्या होगा उच्चारण स्थान, अभी पढ़ा था ना अपन ने, नहीं पढ़ा। चलिए देखिए, कंठ, कंठ से क्या क्या बोला जाता है आपका, एक मिनट पॉइंटर ले लेते हैं अपन इसको। ये पॉइंटर ले लिया। कंठ से क्या क्या बोला जाता है, आ और बड़ा आ। देखिए आ, आ कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। और ये हमारे पूरे का वर्ग भी पूरा, और इसके अलावा हमारा कौन सा, या और हा। ठीक है, ये हमारे कहाँ से बोले जाएंगे, ये हमारे बोले जाएंगे सभी कंठ से। इसलिए इनका नाम क्या है, एक संक्षिप्त सूत्र में क्या कहा गया है, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठहा। ठीक है, क्लियर है, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है तालु। तालु से बोले जाते हैं ई चा छा, मतलब पूरा चा वर्ग, रा और शा, ये सभी हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। मतलब तालु मतलब जो जब जीभ हमारी, या कहे हमारी जो जीवा है, जब वो हमारी जीभ का जो निचला भाग है उससे स्पर्श करेगी तो उनको क्या कहा जाएगा, तालव्य। अब मूर्धा, मूर्धा मतलब अभी बताया था, जब जीभ हमारी किसको करेगी, जीभ का या कहें जीवा का है, जीवा का जो ऊपर वाला भाग कठोर। ठीक है, तो कौन कौन से, री हुआ, लर हुआ, और पूरा टा वर्ग, ला और शा, ये सभी हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। क्या बोले था, मूर्धन में। अब दंत की बात करते हैं। दंत में कौन कौन सा, लर और पूरा ता वर्ग और शा, इसलिए इनको क्या बोला गया, दंत बोला गया है। ठीक है, उच्चारण स्थल लिखना आसान है ना। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा औष्ठ। औष्ठ से क्या क्या बोला जाता है, ऊ और बड़ा ऊ और पूरा पा वर्ग है। ठीक है, क्लियर है। अब आ गए हमारे नासिका। नासिका से क्या है, नासिका अनुनासिक स्वर, जितने भी जो पंचम वर्ण हैं काव्र से लेके माँ वर्ग तक के, ये सभी अनुनासिक कहलाते हैं और ये नाक से बोले जाते हैं। कंठ तालु में ए और ऐ। ठीक है, कंठोष्ठ में ओ और औ। दंतोष्ठ से बा है। ठीक है, क्लियर है। और जिह्वा मूल में ये का और खा। ठीक है, तो इनके आपको आपने देख लिए हैं इनके। अब आपको इनके जो उच्चारण स्थल लिखना आसान है। और थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें आपको जो वर्णान दिए गए हैं, उदाहरण अनुसृत्य, मतलब उदाहरण का अनुसरण करके वर्णान मतलब वर्णों को पृथक कृत्य लिखत, पृथक करके लिखो। लिख लोगे आप जिस तरह से दिए गए हैं। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण अनुसृत्य वर्णानाम संयोजनम कृत कृत। देखिए ऊपर वाले में क्या दिया गया है, आपको पृथक करके लिखना है, और नीचे आपको पृथक करके दिए गए हैं, उनको संयोजन करके लिखना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त वर्णान पृथक कृत पूर्यत, मतलब संयुक्त जो वर्ण हैं उनको पृथक करके पूरा करो। जैसे इच्छा है कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना होता है, एक बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, क और षटकोण वाला सा प्लस आ। ठीक है, बाकी आप करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वर्ण परिचय प्रकरण का टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। ठीक, अगले टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।